Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. चलो बाकी लोग ज्वाइन होने तक एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने कल क्या क्या देखा। ओके, तब तक बाकी लोग जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे, तब तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ओके, कल हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसका थोड़ा बेसिक पार्ट कल हमने देखा, बैकग्राउंड जो है इस चैप्टर का। बैकग्राउंड में हमने देखा कि हम लोग जो है आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमने कंपनी बनाई, वाग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और उस कंपनी के थ्रू हम लोग बिजनेस करने वाले हैं। अभी बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो लैंड, मशीन, लेबर और रॉ मटेरियल, ये सब चीजें कैसे आएगी, तो उसके लिए हमें चाहिए पैसा, दैट इज मनी। तो कितना पैसा चाहिए हमें, तो अप्रोक्सीमेट 50 लाख। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल रिक्वायरमेंट, या फिर उसको और कॉमर्स या फिर फाइनेंस के टर्मिनोलॉजी में हम लोग फाइनेंशियल प्लान कह सकते हैं। अभी ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये कहाँ से आएगा, तो सोर्स क्या है उसके लिए हमारे पास, तो सेविंग्स है, पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है और बैंक है। तो दिस इज नथिंग बट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद जो सोर्स है हमारे पास, हर एक सोर्स से हमें पैसे मिलेंगे, तो किससे कितना लेना है ये हमें सोचना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमने उसका कॉम्बिनेशन किया और जो अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन था उसको हमने चूज किया। अभी ये सब सोर्सेज जो है इनको हमें रिटर्न देना है कुछ ना कुछ, तो भी जिसको हम लोग कहेंगे रिटर्न। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज नथिंग बट फाइनेंशियल कॉस्ट टू द बिजनेस। इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस के लिए कॉस्ट है, और जो ओवरऑल हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे दैट इज कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल। ओके, उसके बाद अभी ये जो 50 लाख रुपीज हमारे गैदर्ड हो चुके हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो दिस इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अभी ये जो 50 लाख रुपए हमारे पास जमा हो गए हैं, इसका हम लोग बिजनेस करेंगे, इसको हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। किस में इन्वेस्ट करेंगे, तो एक तो एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसको कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल। और बाकी सब रॉ मटेरियल, लेबर के लिए हमें लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग। फिक्स कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी दैट विल बी नॉन रिकरिंग, वो हमेशा नहीं होगी, कभी कभी करनी पड़ेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज रिकरिंग, वो हमें बार बार करनी पड़ेगी। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। फिक्स कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है, दिस कम्स अंडर कैपिटल बजटिंग। ओके, तो ये बैकग्राउंड जो है हमने देखा था, बेसिक पार्ट जो है हमने इस टॉपिक में देखा था। ओके, उसके बाद हमने टॉपिक जो है उसको स्टार्ट किया था। हमने देखा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस मींस combination of, or we can say that it is term which is related to money and money management. Okay, तो कंपनी में या फिर बिजनेस में जो पैसा आएगा और जो पैसा पैसा जाएगा उसको मैनेज करना मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है। ओके, तो हम लोग फंड्स को कैसे जनरेट करते हैं और फंड्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसका जब हम लोग मैनेजमेंट करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो हेनरी फोर्ड की एक हमने ये देखी कोट देखा हमने हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड ने क्या कहा था, मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। तो पैसे जो है वो एक आर्म या फिर लेग की तरह होते हैं। आर्म मतलब हाथ हमारा, तो हाथ पैर अगर हमने ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं किए तो वो दुखने लगते हैं या फिर दे बिकम नम्ब, मुंगे येतात त्याला आपल्याला। लेकिन उसका अगर हमने सही तरह से इस्तेमाल किया तो हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वैसे बिजनेस में भी है, फाइनेंस को अगर हमने अच्छे से यूटिलाइज किया तो हम उससे और ज्यादा फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसको वैसे के वैसे रख दिया तो फिर कुछ साल के बाद, कुछ दिन के बाद वो एक तो खत्म हो जाएगा या फिर उससे कुछ फायदा होगा नहीं हमें। तो इसके लिए फाइनेंस जो है उसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब जो फाइनेंस रेज हम लोग करेंगे सोर्सेस से और उसको जो यूज करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट है ये सब कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंडर आता है। सो इट डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन
कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब सोर्सेस, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग मतलब हर एक सोर्स से हम लोग कितना लेंगे, और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मतलब फिक्स कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है और वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है। ये जब डिसीजन हम लोग लेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये सब किसके अंडर आएगा, तो दिस विल बी अंडर द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन देखी, हेनरी होगलैंड की एक डेफिनेशन दी है, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली विद द बिजनेस कॉर्पोरेशन। तो आपको एग्जैक्टली यही बताना पड़ेगा। तो कुछ चीजें आपको बाय हार्ट करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न सर्टेन थिंग्स है, उनका आपको सोच समझ है। तो जहाँ पे आपको है वहां पे आपको मीनिंग उसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन जहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछी है वहां पे आपको डेफिनेशन ही। ओके, तो मीनिंग हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस का, हेनरी होगलैंड जो है कॉर्पोरेट डील्स प्राइमरली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। तो बिजनेस कॉर्पोरेशन जो है मतलब कंपनी जो है वो किस तरह से फाइनेंस एक्वायर करती है, कहाँ कहाँ से सोर्सेस है फाइनेंशियल एक्विजिशन के लिए, और उसका यूसेज क्या है, मतलब कंपनी उसको कहाँ पे यूज करने वाली। तो दो ऑप्शन है, एक तो उसको फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करो दैट इज एसेट्स, दूसरा उसको वर्किंग में डाल दो वर्किंग कैपिटल में दैट इज रॉ मटेरियल एंड लेबर। तो ये जो डिसीजन हम लोग लेंगे तो दिस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, तो जो फाइनेंस मैनेजर है ही हैज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, उसको जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है। उसको ये देखना है कि कंपनी के पास एडिक्वेट फाइनेंस है, उसको ये देखना है कि कंपनी के पास प्रॉपर सोर्स हो जिससे मिनिमम कॉस्ट में फाइनेंस रेज किया जा सकता है। उसका ये भी काम है कि जो फंड्स हमने यूटिलाइज किए हैं, ओके, सॉरी फंड्स जो हमने रेज किए हैं उसको सही तरह से यूटिलाइज करना, ये भी फाइनेंस मैनेजर का काम है। और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स उससे जनरेट हो, ये भी देखना उसका काम है। तो ही हैज टू प्ले सर्टेन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग द फाइनेंस। ओके, तो यहाँ तक जो है हम लोग कल आ गए थे। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। शायद कोई ज्वाइन हुआ नहीं अभी तक, लेकिन फिर भी आप 3 लोग हो तो मैं शुरू करता हूँ। ओके, विल नॉट वेस्ट मच टाइम। तो अभी हमारे पास जो है वी हैव 2 ऑप्शंस रिलेटिंग टू फाइनेंस। ओके, तो अभी फाइनेंस जो है यहाँ पे हमने देखा कि पैसे तो है हमारे जमा हो गए थे। ओके, कल हमने देखा कि बिजनेस करते समय पैसे तो जमा हो गए अभी हमारे। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो उसको आइदर फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे या फिर उसको वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे। तो जब हम लोग ये डिसीजन लेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज डिसीजन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, तो अभी ये जो फंड्स हमारे पास अवेलेबल है, ओके, तो इसका हमारे पास मल्टीपल चॉइस है। हम एक तो क्या कर सकते हैं कि इसको रिटेन कर सकते हैं, बिजनेस में लगा सकते हैं, और जो भी प्रॉफिट होगा वो भी हम लोग बिजनेस में ही यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में। ओके, तो पहला डिसीजन जो होगा दैट विल बी फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, तो फर्म जो है वो ऑप्शन देखेगी। ओके, इट हैज मल्टीपल चॉइस ऑफ रेजिंग द फाइनेंस। तो कंपनी को ये देखना है कि इक्विटी कैपिटल के थ्रू फाइनेंस रेज करना है कि डेट कैपिटल के थ्रू उसको रेज करना है। ओके, इक्विटी मतलब ओनरशिप। ओके, तो शेयर्स इशू करके जो हम लोग कैपिटल रेज करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विटी कैपिटल। और बोरोइंग्स जो हम लोग लेंगे दैट इज कॉल्ड एज डेट कैपिटल। अभी बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है, तो अगर हमने समझो डिबेंचर्स इशू किए या फिर लोन लिया, हमने पब्लिक से पैसे उधार लिए, हमने फाइनेंस लिया, तो हमें उनको वापस करने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेट कैपिटल। ओके, उसको कहा जाता है डेट कैपिटल। तो कंपनी जो है ये डिसाइड करेगी वेदर इट हैज टू गो टू इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल। तो फाइनेंस मैनेजर को ये देखना है कि कॉम्बिनेशन जो है वो सही तरह से यहाँ पे हो जाए। ओके, तो कंपनी बेसिकली हैज 2 ऑप्शंस। तो फाइनेंस रेज करने के लिए 2 ऑप्शंस है, एक इक्विटी के थ्रू और दूसरा डेट के थ्रू।
इक्विटी मतलब जहाँ पे हम लोग ओनरशिप राइट्स दे रहे, और डेट मतलब जहाँ पे वो लोग जो है क्रेडिटर्स ही रहेंगे। ओके, अभी इसमें दोनों में फायदे नुकसान है। इक्विटी जो है यहाँ पे हम लोग ओनरशिप दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे कैपिटल जो हम लोग रेज कर रहे हैं उसके बदले में जो है हम लोग ओनरशिप दे रहे हैं, और हमें रिटर्न जो देना है वो डिविडेंड देना है। ओके, अभी ये जो दोनों चीजें हैं दीज आर अनसर्टन। मतलब क्या, ओनरशिप तो हम लोग देंगे लेकिन रिटर्न देंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। डेट कैपिटल में क्या होता है कि हम लोग ओनरशिप नहीं देते। ओके, देयर इज नो ओनरशिप, लेकिन रिटर्न जो है दैट इज इंटरेस्ट वो कंपलसरी देना पड़ता है। तो यहाँ पे इक्विटी में रिटर्न्स देने की जरूरत नहीं है, मतलब रिटर्न अनसर्टन हो सकते हैं लेकिन ओनरशिप देना पड़ता है। डेट कैपिटल में ओनरशिप कंपलसरी नहीं है, ओनरशिप देने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिटर्न जो है वो कंपलसरीली देने पड़ते हैं। ओके, तो फाइनेंस मैनेजर को ये देखना है कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो सही तरह से हो। ओके, तो ही हैज टू सी दैट वेदर द कंपनी हैज टू इशू इक्विटी शेयर्स और वेदर इट हैज टू रेज फाइनेंस थ्रू डेट कैपिटल। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन जो है सही तरह से क्या होगा ये फाइनेंस मैनेजर देखेगा। ओके, ही हैज टू सी व्हाट ऑप्शन इज अवेलेबल, कौन कौन से ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, और उस हिसाब से जो है वो दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज देख के फिर उसको जो है रेज किया जाएगा। ओके, तो it is the duty, or it is, we can say that, the work of finance manager to see that the firm is well capitalized, फर्म के पास जो है वो एडिक्वेट कैपिटल अवेलेबल रहे, और ये जो कैपिटल रेस किया है ये सही कॉम्बिनेशन से किया है। कुछ पैसे हमें इक्विटी के थ्रू रेज करने और कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है हम लोग रेज करेंगे। ओके, तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन जो है ये कंपनी को लेना पड़ता है। दूसरा जो है दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्या, तो जो अभी कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे हमारी कंपनी के, मतलब जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको भी कुछ रिटर्न्स चाहिए होंगे, तभी तो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर हमने उनको रिटर्न्स नहीं दिए तो फिर वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे क्या? नहीं। तो इसके लिए हमें उनको रिटर्न्स जो है वो देना बहुत जरूरी है। अभी कभी कभी क्या हो सकता है कि रिटर्न्स जो है वो नहीं दिए जा सकते, कभी कभी ऐसे होगा कि रिटर्न्स दिए जाएंगे, कभी कभी रिटर्न्स जो है वो नहीं दिए जाएंगे। ओके, तो ये फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि जो फंड्स हमने रेज किए हैं उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, ताकि उससे कुछ न कुछ तो हमें रिटर्न्स मिले, और वो रिटर्न्स जो है हम लोग लोगों को पास ऑन कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हमें शेयर होल्डर को देना पड़ता है, और अगर नहीं हुआ तो भी जो डिवेंचर होल्डर्स है या फिर जो डेट इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स है उनको तो अमाउंट जो है वो पे करनी ही पड़ती है। ओके, तो the company has to decide whether it has to use the funds in the business or it has to distribute to the shareholder. Okay, तो कंपनी को ये देखना है कि जो फंड्स अवेलेबल है वो एक तो रिटेन किए जाएंगे, ओके, उसका इस्तेमाल जो है वो बिजनेस में ही किया जाएगा, या फिर उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स को। ओके, तो जो ओनर्स है हमारे उनको जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ओके, जो ओनर्स है हमारे उनको जो है ये कैश या फिर जो भी फंड्स होंगे वो अवेलेबल किए जाएंगे। ओके, तो डिसीजन मेकिंग में कंपनी या फिर जो फाइनेंस मैनेजर है उसको ये सोचना है कि कॉम्बिनेशन जो है वो सही तरह से हो, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ओके, जब हम लोग पैसे ले रहे हैं तो हमने क्या किया, करेक्ट कॉम्बिनेशन लिया। ओके, अभी 10%, 15%, 12%, 14% से भी लोग जो है हमें देने के लिए रेडी थे, लेकिन हमने क्या किया, उसको प्रॉपरली कंबाइन किया। ओके, ऐसे नहीं कि सब लोग कम कीमत पे दे रहे या फिर सब लोग ज्यादा कीमत पे दे रहे, तो हमने जो बेस्ट ऑप्शन था उसको चूज किया हमने। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्क्रीन पे तो ये जो है बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल विद अस। ये हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें से सही ऑप्शन जो है हमने चूज किया और उसको प्रॉपरली जो है हमने गैदर किया। तो ये सब जब हम लोग डिसाइड करेंगे
दैट विल बी कॉल्ड एज फाइनेंस डिसीजन। ओके, इसको फाइनेंस डिसीजन कहा जाएगा। इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी है, जहाँ पे फर्म जो है उसको ये देखना पड़ता है कि जो फंड्स है उसको किस तरह से यूटिलाइज किए जा सकते हैं। ओके, उसको जो है हमें ऐसे रखना नहीं है, तो उसको कुछ ना कुछ तो भी यूटिलाइज करना है और सही तरह से यूटिलाइज करना है, ताकि हमें उससे कुछ रिटर्न्स मिले और हम जो है शेयर होल्डर्स को कुछ दे सकते हैं। ओके, तो दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके, समझ में आया ये पार्ट? Sir, what is meant by a debt instrument? Debt instrument means when we borrow from public, it is called as debt instrument. Okay, equity means ownership rights, जहां पे हम लोग देते हैं, that is called as equity. Debt means when we borrow. Now what do you mean by borrow? To What do you take mean by from others. borrow means what? To take from others. करेक्ट, टू टेक फ्रॉम अदर्स, लेकिन फर्क क्या है उसमें? तो बोरो जो हम लोग कर रहे हैं उसको वापस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बैंक में जाते हैं। ओके, बैंक में क्या होता है, बहुत बार लोग अपना पेन लेके नहीं जाते, तो जिसके पास पेन होता है लोग उसको क्या बोलते हैं, जरा 2 मिनट के लिए पेन देना, और फिर वो पेन लेते हैं और फिर पेन लेके गायब हो जाए। तो इज इट बोरोइंग? No. नो। वहां पे लोग क्या करते हैं, खुद का पेन समझ के उसको लेके जाते हैं। तो बेसिकली बोरोइंग मतलब क्या, कि जो दूसरे की चीज है हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसको वापस करना है, दैट इज कॉल्ड एज बोरोइंग। जैसे फॉर एग्जांपल लोन, अभी जब हम लोग लोन लेते हैं बैंक से, तो पैसे किसके होते हैं? हम जब बैंक के। यस करेक्ट, तो पैसे बैंक के होते हैं, लेकिन इस्तेमाल कौन करता है? We people. यस करेक्ट, वी यूटिलाइज इट। ओके, हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो पैसे तो बैंक के है, उसका यूटिलाइजेशन तो हम लोग कर रहे हैं, तो उसको वापस करने हमें बैंक को, तो दैट इज कॉल्ड एज बोरोइंग्स। तो कोई चीज अगर हम लोग किसी से उधार ले रहे हैं तो उसको हमें वापस करना पड़ता है, तो दैट इज नथिंग बट बोरोइंग्स। तो डेट कैपिटल मतलब क्या? तो जब कंपनी किसी और से बोरो करेगी, ओके, कंपनी जब किसी और से बोरो करेगी मतलब उसको वापस करने पड़ेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज डेट कैपिटल। तो जो बोरोइंग्स होंगे हमारे, अभी हम लोग कुछ पैसे शेयर होल्डर से लेंगे, ओके, तो कुछ शेयर्स हम लोग इशू करेंगे और उससे हम लोग कुछ कैपिटल रेज करेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज शेयर और इक्विटी कैपिटल। कुछ पैसे हम लोग लोगों से बोरो करेंगे, मतलब वहां पे टाइम पीरियड होगा तो उसको सीमित समय में हमें वापस करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज बोरोइंग्स। कुछ हम लोग बैंक से लेंगे तो वो भी बोरोइंग्स हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट। अंडरस्टूड? समझ में आए कि नहीं? Yes, sir. तो देखो यहाँ पे जो इमेज मैंने दिखाई है, ये वाली इमेज, ओके, दिस इमेज, इसमें मैंने दिया है कि हम मैनेजर को क्या करना पड़ता है, उसको ये देखना है कि एक तो फंड्स जो है हम लोग रिटेन करें, मतलब बिजनेस में ही उसका इस्तेमाल करें, या फिर उसको शेयर होल्डर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करें। तो जो भी हमें प्रॉफिट वगैरह होगा उसको हम लोग एक तो बिजनेस में रख सकते हैं या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में। तो ये जब डिसीजन लिया जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज फाइनेंस डिसीजन। ओके, तो ये जो है फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट होगा। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोग ये देखेंगे कि सोर्सेस क्या क्या होंगे, कौन कौन से सोर्सेस सही होंगे हमारे लिए, कौन कौन से अफोर्डेबल सोर्सेस हमारे पास है। जैसे कल हमने एग्जांपल देखा था कि कुछ रिलेटिव्स हमें कम इंटरेस्ट पे पैसे दे रहे हैं, कुछ रिलेटिव्स हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसे दे रहे हैं। वैसे ही फ्रेंड्स का भी हमने देखा, कुछ फ्रेंड्स हमें कम इंटरेस्ट पे पैसे दे रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसे दे रहे हैं।
तो अभी हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन सा एफोर्डेबल, ओके, हमारे लिए कौन सा एफोर्डेबल है। तो कौन सा एफोर्डेबल है हमारे लिए, जो कम इंटरेस्ट चार्ज करके हमें दे रहा है वो हमारे लिए एफोर्डेबल है, तो हम लोग उसको चूज करेंगे, ओके, वी विल चूज इट। तो इसको जो है फाइनेंसिंग डिसीजन कहा जाता है। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्या, तो जो पैसे अभी हमारे पास आए हैं, ओके, उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, ओके, हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट। क्यों यूटिलाइज करना है हमें, ताकि उससे ज्यादा हमें आउटपुट मिले, ओके, उससे ज्यादा हमें आउटपुट मिले, और उस आउटपुट को मतलब उस प्रॉफिट को हम लोग शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओके। अभी शेयर होल्डर जो है हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा तो कुछ ना कुछ तो भी वो रिटर्न से एक्सपेक्ट करेगा, या फिर हमने अगर बैंक से लोन लिया है तो बैंक भी इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करेगी, तो हमें जो है उनको रिटर्न्स देने हैं। तो रिटर्न्स कैसे आएंगे, तो पैसे का अगर हम लोग सही इस्तेमाल करेंगे तो हमें रिटर्न्स मिलेंगे, और उन रिटर्न्स को जो है हम लोग पास ऑन कर सकते हैं। तो ये जो सारी एक्टिविटी है इसको हम लोग कैपिटल बजटिंग कहेंगे, ओके। ये जो डिसीजन हम लोग लेने वाले हैं दिस विल बी कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग, ओके। यहाँ तक समझ में आया, हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? Yes, sir. नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अभी ये कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों जरूरी है, हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि फाइनेंस हर एक चीज में हमें लगने वाला है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, हर एक चीज के लिए हमें फाइनेंस जो है वो लगने वाला है। और ये सारी एक्टिविटीज अगर हमें बिजनेस में करनी है, कंपनी में करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए, तो वो फाइनेंस है जो हमें जरूरी है, ओके। इमेजिन कीजिए आपकी कंपनी है, ओके, आप प्रोडक्शन कर रहे हो। अभी वैसे भी कल हमने एग्जांपल लिया है, ओके, तो हमारी आइसक्रीम की फैक्ट्री है, ओके। अभी आइसक्रीम की फैक्ट्री जो है उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए, ओके। अभी हमने फैक्ट्री शुरू की है, कंपनी हमने शुरू की है, और उसमें जो है हमने प्रोडक्शन शुरू किया है। तो अभी प्रोडक्शन करने के लिए हमें चाहिए रॉ मटेरियल और लेबर, तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है, मनी। उसके बाद प्रोडक्शन करने के बाद उसको हमें पैक करना पड़ेगा, तो वो पैकिंग के लिए भी हमें चाहिए पैसे। पैकिंग करने के बाद उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोरेज के लिए भी लगेंगे पैसे। स्टोर करने के बाद उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, तो पैसे लगेंगे। अभी प्रोडक्ट जो है उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी हमें क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तो हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए हमें पैसे की जरूरत है। तो अभी ये पैसे की जरूरत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू मैनेज द फाइनेंस। अभी ये पैसे की जरूरत किस चीज के लिए हमें, तो हमें ये इंपॉर्टेंस में देखना है, ओके। अभी देखिए हमारे पास अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है, ओके, हमने जो है फाइनेंस को बहुत ही सही तरीके से मैनेज किया है, तो डिसीजन लेने के लिए हमें बहुत आसानी हो सकती है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डिसीजन कब ले सकते हैं, जब हमारे पास उतने पैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है और आपको और एक कंपनी शुरू करनी है, ओके, आपको और एक फैक्ट्री जो है वो शुरू करनी है। तो अभी ये डिसीजन जो है आपको लेना है, ये डिसीजन आप किस चीज के आधार पे लोगे, व्हाट फैक्टर विल यू कंसिडर व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। आपको और एक फैक्ट्री शुरू करनी है, ओके, तो आप ये डिसीजन लोगे, लेकिन इसके लिए आधार क्या होगा, व्हाट विल बी द फैक्टर दैट विल बी इम्पोर्टेंट टू टेक द डिसीजन। फाइनेंस। Finance. करेक्ट। तो सबसे जरूरी चीज है वो है फाइनेंस, क्योंकि अगर फाइनेंस हमारे पास है तो ही हम लोग नया कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर फाइनेंस नहीं है तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बिजनेस में हर एक फंक्शन करने के लिए फाइनेंस की बहुत जरूरी है, सॉरी। तो फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी यू रिक्वायर फाइनेंस, एंड सो फाइनेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी ये फाइनेंस जो है इसको अगर आपने सही तरीके से लगा दिया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको गलत तरीके से लगा दिया तो आपका लॉस हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए ये डिसीजन जो है बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली फाइनेंस को मैनेज करके रखा है, ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको जो है डिसीजन लेने में इतनी मुश्किल नहीं हो सकती। तो इसके लिए फाइनेंस मैनेजर जो है
उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस में, क्योंकि उसको सारा फाइनेंस जो है वो मैनेज करना पड़ता है। तो उसको ये देखना पड़ता है कि बिजनेस के पास एडिक्वेट फंड्स है, उसको ये देखना पड़ता है कि फंड जो है सही सोर्सेस से आए हैं, उसको ये करना पड़ता है, उसको ये देखना पड़ता है कि फंड्स का यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो रहा है, और उसको ये भी देखना जरूरी है कि वो फंड्स जो यूटिलाइज कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ तो भी रिटर्न्स भी मिलने चाहिए। ओके, तो इसके लिए फाइनेंस जो है बहुत जरूरी है। ओके, तो डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना है तो वो किस चीज के आधार पे ले सकते हैं हम लोग, तो फाइनेंस के आधार पे हम लोग डिसीजन जो है ले सकते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट दिया उन्होंने, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। जब भी बिजनेस को कोई नया वेंचर शुरू करना है तो उसको कैपिटल की जरूरत है, तो फिर ये कैपिटल कहाँ से आ सकता है, तो उसके लिए सोर्सेस है। तो अभी सोर्सेस कौन कौन से दिए उन्होंने, तो इश्यू कर सकते हैं हम लोग शेयर्स, तो वी कैन इशू शेयर्स। ओके, वी कैन इशू डिबेंचर्स, वी कैन इशू बॉन्ड्स, या फिर हम लोग लोन ले सकते हैं बैंक से। ओके, अभी इन डिटेल में जो है सेकंड टॉपिक में हमें ये सारे सोर्सेस डिटेल में पढ़ने हैं। ओके, तो हम लोग वहां पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इसके बारे में जो है हम लोग सेकेंड टॉपिक जो है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि ये सोर्सेज जो है ये हमारे पास अवेलेबल है। अभी कोई भी नया बिजनेस हमें स्टार्ट करना है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में जो है वो कोविशील्ड वैक्सीन ढूंढ के निकाली। ओके, तो ये जो कोविशील्ड है, ओके, तो ये उसका प्रोडक्शन जो है उनको परमिशन मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्होंने जो है प्रोडक्शन चालू कर दिया। अभी प्रोडक्शन चालू प्रोडक्शन के लिए उनको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अभी ये रॉ मटेरियल के लिए उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो कोई नई चीज अगर उनको करनी है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए क्या चाहिए, फाइनेंस। तो सोचिए जब उन्होंने प्रोडक्शन चालू किया होगा तो उनको भी बहुत सारा फाइनेंस लगा होगा। ओके, इवन दे मस्ट हैव फेल्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस, क्योंकि रॉ मटेरियल उनको परचेस करना था, लेबर भी उनको बढ़ाना था। ओके, बाकी चीजें भी थी। तो ये सब चीजों में फाइनेंस की बहुत जरूरत होती है, इसके लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तीसरा है हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है पता है आपको, हैव यू हर्ड दिस वर्ड, R&D? कभी सुना है आपने R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट? अभी वैक्सीन जो है, ओके, वैक्सीन जो निकाली है, कौन कौन सी वैक्सीन है अभी फिलहाल मार्केट में इंडिया में जो अवेलेबल है, दैट इज कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ओके, और स्पुटनिक जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो 3 वैक्सीन जो है हमारे पास अवेलेबल। अभी ये वैक्सीन कैसे ढूंढ के निकाली होगी उन्होंने, क्या किया होगा उन्होंने, रिसर्च। रिसर्च किया होगा उन्होंने। रिसर्च करना मतलब क्या, तो कोई चीज हम लोग ढूंढ निकालते हैं उसको हम लोग रिसर्च कहते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च। तो वो चीज ऑलरेडी है लेकिन उसमें और हम लोग क्या करते हैं, और ज्यादा उसको कुछ ना कुछ तो भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या किया होगा, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा। ओके, आजकल हम लोग देखते हैं कि मेडिकल फील्ड में हर एक बीमारी की जो है लगभग दवाई आ चुकी है। ओके, कुछ सिलेक्टेड बीमारी ऐसी है जिनकी अभी तक दवाई नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी दवाइयां आज मार्केट में अवेलेबल है। ओके, जैसे डेंगू, मलेरिया, रेबीज, ओके, फ्लू। ओके, तो पहले से होता था कि इन सब बीमारियों की वजह से लाखों लोग जो है वो मर जाते थे, लेकिन अभी उसकी दवाई अवेलेबल है। तो ये क्यों पॉसिबल हो सकता है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। या फिर हम लोग मोबाइल का एग्जांपल ले, 10 साल पहले के मोबाइल और आज के मोबाइल में बहुत फर्क है। आजकल हम लोग देखते हैं कि ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ओके, एमआई, रेडमी, रियलमी, ऐसे बहुत सारी कंपनी जो है वो नए नए फोन ला रहे हैं। और अगर हम लोग देखें तो उनके हर एक फोन में कुछ ना कुछ तो भी अलग अलग फीचर्स होते हैं।
किसी का कैमरा अच्छा होगा, किसी का डिस्प्ले अच्छा होगा, कोई टच मतलब जिसके साथ स्टाइलस आता होगा। ओके, कोई फोन ऐसा होगा जिसमें कुछ अलग ही फीचर्स होंगे, आईफोन है उसमें। ओके, कुछ फोन ऐसे होंगे जहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन किया जाएगा, फेस डिटेक्शन होगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हर एक मोबाइल में अलग अलग आती है। ओके, तो 10 सालों में टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई देखो। 10 साल पहले स्मार्टफोन ये कंसेप्ट बहुत कम थी। ओके, मैं जब 2009 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, ओके, तब मेरे पास नोकिया का एक छोटा सा फोन था, 3110 मॉडल था उसका। ओके, बहुत ही अच्छा मॉडल था। तो उस समय जो है ऐसे मॉडल फोन जो है वो आते थे। और मुझे याद है कि 2010-11 के आसपास कार्बन, सैमसंग, ओके, ये जो कंपनीज है, वीडियोकॉन, इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम ऐसे स्मार्टफोन जो है वो मार्केट में लाए। शुरू शुरू में इतना उसको रिस्पांस नहीं मिला, और फिर धीरे धीरे जो है इतना बढ़ गया है कि आज 2011 के बाद 2021 तक 10 सालों में मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गई। ओके, आज भी अगर हम लोग देखें तो कितने सारे मॉडल्स आ गए मार्केट में, कितनी सारी कंपनीज आ गई है। ओके, आज हम लोग अगर देखें तो इंडिया में लगभग 350 मोबाइल की कंपनीज है। कितनी? अराउंड 350। ओके, तो अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन 10,000, तो आपको ऐसे हजारों कंपनीज के। तो ये क्यों पॉसिबल? पे रिसर्च हो रही है, रिसर्च कर रहे हो। तो मेडिकल फील्ड है, की फील्ड है, कंप्यूटर का भी देखो। ओके, लैपटॉप आ गए, लैपटॉप इतना एडवांस आ चुका है, उसमें लैपटॉप भी अभी टच स्क्रीन हो गए। तो कंटिन्यूअसली शुरू है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए भी बहुत सारा पैसा लगता है। ओके, क्योंकि साइंटिस्ट लेने पड़ते हैं, लैब होती है उनकी, उस लैब में बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखने पड़ते हैं। ओके, अभी सीरम इंस्टीट्यूट जो है, जिन्होंने ये कोविशील्ड निकाली, उन्होंने भी बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है। देखो, कोरोना वायरस कब आया हमारे यहाँ पे? लगभग फरवरी मार्च के आसपास आया। लेकिन वैक्सीन कब आई? दिसंबर के आसपास। ओके, और जनवरी से फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। तो लगभग पूरा साल, एटलीस्ट 8-9 महीने जो है उनको चले गए उस वायरस के ऊपर एंटी वायरस बनाने में। ओके, तो ये जो अभी आई है, दिस इज वैक्सीन एंड नॉट मेडिसिन। ओके, वैक्सीन और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड मेडिसिन? नहीं पता आपको? वैक्सीन जो होती है, दिस इज प्रिवेंटिव सॉल्यूशन। प्रिवेंटिव मतलब क्या? तो वैक्सीन पहले ली जाती है, ओके, मेडिसिन बाद में ली जाती है। तो आपका सर दर्द कर रहा है, तो आप क्या करोगे? मेडिसिन लोगे, तो आपका सर दर्द जो है वो रुक जाएगा। तो आफ्टर इट इज पेनिंग यू विल टेक द मेडिसिन, दैट इज मेडिसिन। तो वो कुछ होने के बाद हम लोग लेते हैं और फिर उसको क्योर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेडिसिन। वैक्सीन क्या होता है? वो होने से पहले ही हम लोग ले रहे हैं, दैट इज प्रिवेंटिव मेजर। तो अभी जिन जिन लोगों ने वैक्सीन ली होगी उनको चांसेस कम है कोरोना होने के, तो दैट इज नथिंग बट वैक्सीन। तो अभी ये वैक्सीन निकालने के लिए भी कंपनी को कितना रिसर्च करना पड़ रहा होगा देखो। और उनको हमेशा ये करना पड़ता है, दे हैव टू बी अपग्रेडेड। अभी मोबाइल कंपनी का ही एग्जांपल ले लो, आजकल कितना मार्केट में कंपटीशन आ गया है। ओके, तो अगर हमें फोन, मतलब अगर किसी कंपनी को अपना फोन बेचना है तो उसको नए नए फीचर्स देने बहुत जरूरी है। ओके, जिसके नए फीचर्स आएंगे उसको डिमांड ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कैमरा अगर अच्छा है तो आजकल लोग प्रेफर करते हैं, मोबाइल फोन में अगर अच्छा कैमरा हो तो आजकल लोग प्रेफर करते हैं। तो अगर आपकी कंपनी है समझो मोबाइल की, और उसमें आपने एक अच्छा कैमरा फोन लाया है, तो फिर आपके मोबाइल के लिए डिमांड बढ़ेगी।
तो कुछ दिन तक आपका फोन अच्छे से सेल होगा, फिर उसके बाद आपको नया मॉडल निकालना पड़ेगा। तो नया मॉडल निकालने के लिए फिर कुछ नया इनोवेशन आपको करना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए जो है आपको कंटिन्यूअसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी खर्चा करना पड़ेगा। तो इसके लिए कंपनी को जो है फाइनेंस बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। अभी कंपनी की सक्सेस जो होती है वो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, जितना एम्प्लॉयज जितने मेहनत करेंगे उतनी कंपनी अच्छी चलेगी। लेकिन वो मेहनत ऐसे ही नहीं करेंगे, उनको देना पड़ेगा कुछ खर्चा पानी, तो दैट इज पेमेंट ऑफ सैलरी। तो अगर कंपनी ने सही समय पे उनको सैलरी पे की, अच्छी सैलरी पे की, तो वो और मन लगा के काम करेंगे और मेहनत करेंगे। समझो कंपनी ने लोन लिया है, टाइम पे लोन पे किया है, क्रेडिटर्स है, सप्लायर्स है, उनको टाइम पे पेमेंट किया है, तो फिर उससे क्या हो जाएगा कि रिलेशंस अच्छे बने रहेंगे और हमें क्रेडिट मिलता रहेगा और टाइम पे मिलता रहेगा। समझो आपका सप्लायर है जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, आपने उसको टाइम पे पेमेंट कर दिया, उसने आपको टाइम पे गुड्स दे दिए, रॉ मटेरियल दे दिया, तो आप टाइम पे प्रोडक्शन कर सकते हो और उसको बेच सकते हो। लेकिन समझो आपको एक बड़ी ऑर्डर आई है और आपने जो है सप्लायर को सही समय पे पेमेंट नहीं किया है, तो वो आपको रॉ मटेरियल सही समय पे भेजेगा नहीं और फिर आपका प्रोडक्शन शायद रुक सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हम लोग अगर सही समय पे सारी चीजें करेंगे तो बिजनेस जो है अच्छे से चलेगा। लेकिन ये सही समय पे चीजें अच्छी कब होगी, जब हम लोग टाइमली पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो फाइनेंस। तो इसके लिए अगर बिजनेस हमें स्मूथली चलाना है तो उसके लिए फाइनेंस जो है वो बहुत जरूरी है। ओके, तो उसकी वजह से क्या आता है, तो इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। अभी कंपनी में जो है अलग अलग एक्टिविटीज होने वाली है, और फाइनेंस की वजह से किसी भी एक्टिविटी के ऊपर हमारे पास फाइनेंस नहीं है समझो। ओके, अभी फिलहाल हमारे पास फाइनेंस नहीं है, तो फाइनेंस नहीं है तो हम लोग रॉ मटेरियल नहीं ला सकते, और अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो फिर प्रोडक्शन के ऊपर असर होगा, प्रोडक्शन के ऊपर असर हुआ, सेल्स के ऊपर असर हो गया, तो प्रॉफिट के ऊपर असर होगा। तो क्या हो जाएगा, लोगों के पगार रुक जाएंगे, टाइम पे पेमेंट नहीं हो पाएगा, तो इससे कंपनी की हालत जो है वो और बिगड़ सकती है। तो इसके लिए ये जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत जरूरी है, और ये फाइनेंस की वजह से ही आ सकता है। तो फाइनेंस मैनेजर को ये देखना है कि कंपनी के पास एडिक्वेट फाइनेंस है, सफिशिएंट फाइनेंस है, ताकि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट फाइनेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद टाइमली पेमेंट्स के लिए हमारे पास फाइनेंस होना बहुत जरूरी है, तो वो भी फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारी है कि ये सारी चीजें जो है वो देखे। तो जब हमारे पास फाइनेंस होता है तो हर एक एक्टिविटी जो है स्मूथली कोऑर्डिनेट करती है। ओके, उसके बाद है प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अभी एक्सपांशन मतलब क्या, तो इंक्रीज करना, और डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन, पता है आपको? हैव यू हर्ड दिस वर्ड डाइवर्सिफिकेशन? उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं सबको? यस, Yes, sir. ओके। तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स है ये? Patanjali. यस, सबने देखे होंगे, यू मस्ट हैव सीन दिस प्रोडक्ट्स। ओके, तो अगर हम लोग करेंगे तो बेसिकली पतंजलि है, इन्होंने अपनी शुरुआत जो है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से की थी। मतलब शुरू शुरू में उन्होंने जो है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए। ओके, तो ये वाला जो पार्ट था ना, ये उनका इनिशियल पार्ट है। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, उसके रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे च्यवनप्राश है, या फिर कुछ काढ़ा है, सोप्स है, कॉस्मेटिक्स थोड़ा थोड़ा। ओके, या फिर देसी गाय का घी है। ओके, अलग अलग मतलब उसके रिलेटेड जो है उन्होंने प्रोडक्ट शुरू किए। फिर उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो और ज्यादा फैला दिया।
फिर नूडल्स आ गए उनके, हनी है, ओके, कॉस्मेटिक्स है, फूड प्रोडक्ट्स है, ओके, बिस्किट्स है, फेस पैक्स है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है, ओके, टोमेटो केचप है, ओके, वो बोनविटा जैसा आता है ना कुछ, तो वो भी उन्होंने लाया है, ओके, ऑयल है, ओके, फेस पैक्स है, तो बहुत सारी चीजें जो है बिजनेस उन्होंने मतलब मार्केट में लाई। तो जो कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से शुरू हो गई थी, अभी उनकी सारी चीजें आती है मार्केट में। अगर आप देखें तो पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, उन्होंने तो अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स शुरू कर दिए जहाँ पे आपको पतंजलि के प्रोडक्ट जो है वो मिल सकते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन, ओके, इसको कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन। या फिर टाटा का एग्जांपल लो आप। टाटा ने किससे शुरुआत की थी? विच वाज द फर्स्ट बिजनेस ऑफ टाटा? तो आयरन एंड स्टील जो है वो उनका मेन बिजनेस है, टाटा, ओके, टाटा स्टील जो है वो उन्होंने सबसे पहले शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने टाटा मोटर्स शुरू किया। और अभी टाटा के कितने प्रोडक्ट्स आते हैं देखिए आप, कौन कौन से प्रोडक्ट आपको पता है टाटा के? विच प्रोडक्ट्स डू यू नो ऑफ टाटा, टेल मी। कौन कौन से प्रोडक्ट पता है आपको टाटा के? टाटा सॉल्ट। ओके, टाटा सॉल्ट, और बस इतने ही प्रोडक्ट्स? टाटा स्टील, टाटा ऑटोमोबाइल्स। टाटा मोटर्स, ओके, टाटा ऑटोमोबाइल्स, टाटा सॉल्ट, और कितने सारे प्रोडक्ट्स है टाटा के? टाटा की चाय आती है, टाटा प्रीमियम, टाटा कंसल्टेंसी टाटा की एक, सर्विसेज। उसके बाद टाटा की एक वॉच कंपनी है, पता है आपको कौन सी? सोनाटा, नाम सुना है आपने, सोनाटा? यस। तो वो जो है वो टाटा की वॉच कंपनी है। उसके बाद टाटा का प्यूरिफायर आता है, टाटा स्वच्छ नाम का, तो वो भी टाटा का बिजनेस है। टाटा की बैटरीज आती है, ओके, टाटा नमक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है टाटा ने शुरू किए, ओके। तो ये सब क्या है? तो दिस इज नथिंग बट डाइवर्सिफिकेशन, ओके। अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं, ओके, उनका मेन बिजनेस जो है, उसके अलावा वो और अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उसको कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन। अब ये डाइवर्सिफिकेशन अगर करना है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? तो फाइनेंस। तो इसके लिए एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी फाइनेंस बहुत जरूरी है, ओके। उसके बाद मैनेजिंग रिस्क है, ओके। अभी कंपनी में बहुत सारी रिस्क आ सकती है, कि जैसे अचानक से सेल्स कम हो गया है, या फिर लॉस हो गया है नेचुरल कैलेमिटी की वजह से। जैसे अभी इंडिया में पिछले साल क्या आ गया था? कोरोना। तो 2-3 महीने पूरा क्या था? लॉकडाउन था, याद है आपको? पिछले साल अप्रैल मई में टोटल लॉकडाउन था, मतलब सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी टोटली। 2 महीने जो है वो पूरी तरह से बंद थी सारी चीजें, ओके। तो अचानक से ऐसे लॉकडाउन आ गया और जो है कंपनी को अपना प्रोडक्शन सारी चीजें जो है वो बंद करनी पड़ी। या फिर अचानक से स्ट्राइक वगैरह हो सकती है, कंपनी के जो वर्कर्स है वो अचानक स्ट्राइक पे जा सकते हैं, तो ये स्ट्राइक का भी एक रिस्क है, ओके। तो ये सब मैनेज करने के लिए कंपनी के पास एडिक्वेट फाइनेंस होना बहुत जरूरी है। अभी 2 महीने पूरा प्रोडक्शन बंद था, तो 2 महीने कंपनी पूरी तरह से बंद थी, लेकिन पगार तो देने पड़ेंगे जो वर्कर्स है उनको, या फिर कंपनी को सरवाइव करना पड़ेगा, ओके, आगे के लिए भी कंपनी को पैसा लगेगा। तो ये सब चीजें जो है इसके लिए फाइनेंस बहुत जरूरी है। तो ऐसे रिस्क जो फैक्टर्स होते हैं, ओके, उनको मैनेज करने के लिए भी फाइनेंस बहुत जरूरी होता है, ओके। उसके बाद रिप्लेसिंग ऑफ ओल्ड एसेट्स, कि अभी कंपनी जो है एसेट्स का इस्तेमाल करती है, जैसे मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, अलग अलग एसेट्स कंपनी के पास होते हैं।
और वो कुछ साल के बाद जो है ओल्ड हो जाते हैं। ओके, उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। जैसे आपके पास गाड़ी है, ओके, 10 साल के बाद वो गाड़ी उतनी एफिशिएंसी देगी क्या? नहीं। नहीं देगी। ओके, 10 साल के बाद उसका माइलेज कम हो जाएगा, एवरेज कम हो जाएगा। ओके, उसको ज्यादा पेट्रोल लगेगा और वो उतना अच्छे से चलेगी नहीं, जितनी नई होती उतनी। तो कुछ साल के बाद क्या हो जाता है, ये एसेट जो है इनमें डेप्रिसिएशन आ जाता है। ओके, उसकी वैल्यू जो है कम होने लगती है और वो एसेट जो है वो पुराने हो जाते हैं। जैसे हम लोग बूढ़े होने के बाद हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, वैसे एसेट्स की भी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अब ये एसेट जो है इनको रिप्लेस करना पड़ता है हमें। ओके, वो एसेट जो है हमको बेच के नई एसेट लेनी पड़ती है हमें। तो अभी नई एसेट लेने के लिए हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए भी हमें फाइनेंस बहुत जरूरी है। ओके, तो फॉर दैट फाइनेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट है। ओके, डिविडेंड मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट का पार्ट हम लोग शेयर होल्डर्स को देते हैं उसको डिविडेंड कहा जाता है। और इंटरेस्ट क्या होता है, तो जो बोरोइंग्स पे हम लोग रिटर्न्स देंगे उसको इंटरेस्ट कहा जाता है। अभी समझो कंपनी ने शेयर होल्डर्स से पैसे लिए हैं तो उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो डिविडेंड देने के लिए पैसा चाहिए। समझो हमने बैंक से लोन लिया है तो बैंक को लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी पैसा जरूरी है। तो ये जो शेयर होल्डर को डिविडेंड या फिर बैंक को हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो उसके लिए भी हमें फाइनेंस की जरूरत है। उसके लिए भी हम लोग फाइनेंस इस्तेमाल करेंगे। ओके, उसके बाद ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। ओके, कंपनी को जो है टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है। ओके, या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिनके पास हमने कंपनी रजिस्टर की है, उनको भी हमें कुछ फीस या फिर कुछ चार्जेस जो है वो पे करने पड़ते हैं। तो ये सब चीजों के लिए भी हमें फाइनेंस की बहुत जरूरी होती है। ओके, अलग अलग लॉज है हमारे यहाँ पे, अलग अलग एक्ट्स है, और उनके अंडर हमें जो है गवर्नमेंट को कुछ डेटा जो है वो सबमिट करना पड़ता है, और उसके लिए जो है फाइनेंस की जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि फीस पे करनी पड़ती है हमें। ओके, या फिर टैक्स पे करना पड़ता है हमें, जैसे अभी जीएसटी है, इनकम टैक्स है। तो ये सब जो है हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, वी हैव टू पे इट टू द गवर्नमेंट। तो ये सब चीजें पे करने के लिए हमारे पास फिर क्या चाहिए, तो वी रिक्वायर फाइनेंस। ओके, तो दिस इज ऑल इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस। समझ में आया इम्पोर्टेंस का पॉइंट? यस सर। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक, कोई चीज जो समझ में नहीं आई आपको? ध्यान है ना सब लोगों का? फटाफट से गुड आफ्टरनून बोल दो मुझे, तो मुझे समझ में आएगा सबका ध्यान है। यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वैष्णवी का शायद ध्यान नहीं है, वैष्णवी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। वैष्णवी ऐकतेस का? ओके, ओके, तो इसका मतलब ध्यान है आपका। ओके, तो ठीक है, मैं रुकता हूँ आज। ओके, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट का। ओके, इसमें हमें ये देखना है कि जो कैपिटल, जो फाइनेंस हमने रेज किया है, इसको हम लोग कहाँ पे लगाएंगे। तो आइदर इट विल बी इन्वेस्टेड इन फिक्स कैपिटल और एंड इट विल बी इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल। ओके, तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में हमें इसको इन्वेस्ट करना है, तो उसके बारे में जो है हम लोग कल देखेंगे। ओके, ठीक है, रुकते हैं हम लोग आज, कल इसको कंटिन्यू करेंगे आगे का पार्ट।